यह पूरे प्रदेश में पहला एक फैक्ट्री जिला जेल गोरखपुर में लगाई गई है। 87 में जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, उसी समय मेरी शादी हुई थी। पत्नी का नाम हमारे राष्ट्रीय शुक्ला। बच्चे हमारे 2 हैं, एक बेटी है, उसका नाम आरजू दुबे। और हमारे दामाद इस समय डिस्ट्रिक्ट जज हैं। लड़का जो है राघवेंद्र शुक्ला नाम है उसका, वो MBA करके और जो अपने व्यवसाय हैं। अच्छा, आपके व्यवसाय में सहयोग प्रदान कर रहे हैं? सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज तो गारमेंट का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है, अभी इसी को लेकर के हम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में हमारा उनसे MO हुआ है। हाँ, हम वहाँ पर MBA और वहाँ पर कॉमर्स के छात्रों को वहाँ पर बाकायदे सिस्टम लगा के ट्रेनिंग देंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमारी संस्था ने MO किया है। वहाँ पर हम जो है इस महीने के आखिरी में फायर की ट्रेनिंग देंगे। हमारा एक और MO होने जा रहा है उत्तर प्रदेश शासन से, उसमें हम बेसिक शिक्षा को ले रहे हैं। बेसिक शिक्षा के 4 मंडल में हम बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनके बच्चों को स्काउट और फायर और योगा का प्रशिक्षण देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति इतना जरूर जानता है जो सब लोग नहीं जानते। क्योंकि जीवन का एक ये नियम है कि हम सभी की बात को सुनें और सभी से कुछ सीखें। जीवन हमारी और आपकी कहानी से मिलके ही बना होता है और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जीवन को बेहतर बनाया है। नाम है रमाशंकर शुक्ल जी। आप चैम्बर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। तो हम आपसे बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों तक एक बेहतर जानकारी पहुंचे। तो शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का नाम मैं जानना चाहूँगा और जो आपकी जन्मभूमि है उसके बारे में जरा सा आप हमारे दर्शकों को आप बताइए। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम जैसा आपने लिया अभी, रमाशंकर शुक्ला मेरा नाम है और मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम स्वर्गीय पंडित दीनानाथ शुक्ल जी, जो पेशे से किसान और समाज सेवी रहे। मेरी माता स्वर्गीय शोभा देवी जी। तो माता पिता के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग और आप सबके प्रेरणा से हम सब बिल्कुल पूरा जीवन संचालित हो रहा है। हाँ। आपका जो गांव है, जो जन्म स्थान है? मेरा गांव आज जहाँ आप बैठे हैं तिनहरा गांव है। हाँ, हमारा बगल में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट गीडा है उसके अंदर यह तिनहरा गांव आता है। अच्छा, गीडा यानी तो बिल्कुल गोरखपुर जनपद के आप बिल्कुल हृदय स्थल में हैं आप। गीडा में आपका गांव है जी। जी, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है जी, वो कहाँ से हुई, क्या कहेंगे? प्रारंभिक शिक्षा मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो पिपरौली बाजार से हुई। अच्छा। और इसके बाद फिर हम यहाँ से अपने ननिहाल चले गए, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, प्रतापगढ़। हाँ, वहाँ पर जो है मिडल तक जो है वहीं आपका जो ढाकापुर पट्टी तहसील के अंदर गांव है ढाकापुर, वहीं दिशनी प्राथमिक विद्यालय में हमने 8वीं तक की शिक्षा ली। पृथ्वीपाल सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज दाऊदपुर में है, वहाँ से हमने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और पुनः मेरा आगमन गोरखपुर में हो गया। अच्छा। और गोरखपुर से हमने राजकीय पॉलिटेक्निक से उस समय
87 में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। आप कितने भाई और बहन हैं? और हमारे तो 3 भाई रहे। एक भाई हमारे जब हम पॉलिटेक्निक में थे उसी समय उनकी कैजुअलिटी हो गई बड़े भाई की, और हम लोग 2 भाई हैं अभी वर्तमान में और 4 बहनें। जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था उसी समय फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के समय मेरी शादी हुई थी। पत्नी का नाम हमारे राजश्री शुक्ला। बच्चे हमारे 2 हैं, एक बेटी है, कार का नाम उसका बिट्टू कह के पुकारते हैं। अच्छा। हाँ, और उसका नाम आरजू दुबे। अच्छा। और हमारे दामाद इस समय डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अच्छा। हाँ, बिहार में। अच्छा अच्छा। तो चलिए बहुत अच्छा। और लड़का? लड़का जो है राघवेंद्र शुक्ला नाम है उसका, और वो MBA करके और जो अपने व्यवसाय हैं। अच्छा, आपके व्यवसाय में सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं? सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर जो है। अच्छा शुक्ला जी, जब आप चूँकि सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने किया, डिप्लोमा किया आप जी जी सिविल में, तो उसके बाद की जो यात्रा है आपकी, सिविल में डिप्लोमा करने के बाद फिर आप नौकरी की तरफ गए होंगे, क्या है? हाँ, 87 में जब हमने पॉलिटेक्निक किया उसी समय एक विभाग हुआ करता था उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। अच्छा। और उसमें एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर हमने अपना 1 साल योगदान दिया। फिर मेरे मन में आया कि सरकारी नौकरी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर गुजरने का नहीं है, तो हमने नौकरी को छोड़ दिया। बल्कि पिताजी बहुत नाराज़ हुए। अच्छा। हाँ, कि तो लोग सरकारी नौकरी के तरफ भाग रहे हैं तो छोड़ रहे हो। लेकिन हम उनकी बातों को हंस करके टाल दिए, क्योंकि मेरे मन में तो कुछ और करने का था। फिर हम लखनऊ में जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाती थी। अच्छा। तो हम उससे जुड़ गए? उसके साथ जुड़ गए प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, 1 साल रहे। फिर मैं बैक हुआ और फिर हमने सिद्धार्थ नगर जनपद में अच्छा कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया। उस समय तो मेरे ही नाम से रमाशंकर शुक्ला कंस्ट्रक्शन करके था। अच्छा। बाद में वो अभी आकर के साई कंस्ट्रक्शन के रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा, मतलब साई कंस्ट्रक्शन जी जी जी। तो कंस्ट्रक्शन के समय कुछ समय तक चला कंस्ट्रक्शन। इसके बाद मेरा थोड़ा डाइवर्जन हुआ। अच्छा, पत्रकारिता में। अच्छा, आप पत्रकारिता में आ गए? जी। अरे और पत्रकारिता में हमने एक इंसाफ की आवाज़ साप्ताहिक समाचार पत्र 95-96 में प्रकाशन शुरू किया। चलता था और वो बड़ा क्रांतिकारी अखबार था। उसके चलते प्रशासन से मेरी टकराहट हुई, क्योंकि हमने प्रण किया था। हमने कहा जब तक लेखनी हमारे हाथ में रहेगी तब तक मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। हाँ, जब व्यवसायिक बनना होगा तो लेखनी छोड़ देंगे। हाँ, जब और उसमें है तब आप यकीन नहीं मानेंगे, एक मेरे पास राजदूत हुआ करती थी रेड कलर की, सब जानते थे उसको। उसी से मैं 60 किलोमीटर 70 किलो 80 किलो पर डे मैं रनिंग मारता था। तो उसी के माध्यम से फिर मेरा जुड़ाव फिल्म की तरफ हो गया, लिखते लिखते। अच्छा। और फिल्म में सीरियल में स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए, वहाँ से लगा धड़ाधड़ दूरदर्शन से चलने। अच्छा। इसके बाद जो है उन्हीं की उससे फिर सन 2000 में यहाँ DIG डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जो DG होकर रिटायर हुए, उनका आगमन हुआ। बिल्कुल। तो DIG के रूप में वो आए। तो इसके बाद जो है मनोज तिवारी मृदुल जो आज सांसद हैं दिल्ली और प्रदेश अध्यक्ष रहे, भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी जब आए सन 2000 में, तो हमसे कहे कि भैया दूरदर्शन में हमारा प्रोग्राम हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा। मैं तुरंत जो है वहाँ साहिल डायरेक्टर हुआ करते, साहिल जी। तो हमने फ़ोन किया उनको, फिर उनकी रिकॉर्डिंग हुई, उनको 5000 का चेक भी तुरंत प्रोवाइड करवाए। तो मनोज तिवारी का अपना तब से हमारा उनसे संबंध हो गया। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे मनोज तिवारी से होने लगे। जगत में आप फिल्म जगत में कदम हो गया, आपकी लेखनी वहाँ चलने लगी। हाँ, अब स्थिति आई कि एक जो है ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म, वो सब बिहार के थे प्रोड्यूसर, वो पांडे जी थे। तो वो लोग घूम रहे थे, कोई उनको मिल नहीं रहा था।
किसी ने कहा कि शुक्ला जी हैं, रमाशंकर शुक्ला, उनके साथ रहते हैं, वो कह देंगे तो मनोज तिवारी ना नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये सब हमसे मिले। इसके बाद जो है वो फिल्म साइन हुई, और साइन हुई, 11,000 रुपया अमाउंट साइनिंग का इनको मिला। और इसके बाद फिल्म को बनाया गया। फिल्म इतनी जबरदस्त हुई कि आज तक भोजपुरी जगत में उतनी बड़ी फिल्म नहीं बनी। कम बजट की फिल्म, लगभग 28-30 लाख की फिल्म थी वो। अच्छा। और समझ लीजिए कि वो उस दौर में केवल ईस्टर्न यूपी और दिल्ली की सर्किट से 60 लाख की प्रॉफिट हुई थी। तो भोजपुरी का इतिहास शुरू हो गया। और फिर आज भोजपुरी देखिए, पूरी दुनिया में भोजपुरी की डिमांड, इसमें तमाम कलाकार करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और मनोज तिवारी को उसके बाद धड़ाधड़ कई फिल्में मिली। और आपसे बताएं कि उस फिल्म को उसमें पंडित हरिशंकर तिवारी जी स्टैम्प पेंजियन और मनोरंजन कर मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। अब फिल्म खूब चली। अच्छा। 50-50 हफ्ते एक सिनेमा हॉल में, बहुत रेवेन्यू क्रिएट किया। कारवां चलता गया, जीवन को एंजॉय किया गया। छोटे से गांव से निकल करके हम लोगों ने बिल्कुल बड़ी सोच लेकर के आप निकले। फिल्म लेखन में तो आपको बता दें कि जब हम यहाँ से फिल्म रिलीज किए, अब मेरा इतना नाम बॉम्बे में हुआ कि वहाँ जाने पे बड़े बड़े सुभाष घई जैसे लोग हमसे मिलने के लिए, वो भी दौर मैंने देखा है। कहते थे केवल कि आप यश करिए, पैसा हम लगा रहे हैं। इतना क्रेज वहाँ बन गया। अच्छा। लेकिन अब चूंकि कुछ समय तक बॉम्बे में रहे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी, मतलब यह है कि इकोनॉमिकली आपको उस फिल्म ने स्ट्रांग कर दिया, एक प्लेटफॉर्म मिला। तो इसके बाद फिर मैं कई तो गंगा किनारे मोरा गांव का नाम सुने रहे होंगे, धरती मैया, इसके जो है प्रोड्यूसर हमको कांटेक्ट किए। अच्छा। उनका फिल्म में रिलीज कर दिया यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दौर जब फिल्मों का आपका खत्म हुआ जी, तो उसके बाद आप फिर रेडीमेड गारमेंट, इसके बाद जो है हम 2015 में हम रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में मतलब अपने को उतारना शुरू किए। 2015 में मेरे मन में राजनीतिक इच्छा जागृत हुई। अच्छा। तो राजनीतिक इच्छा में मैं सजनवा विधानसभा, मेरा चूँकि यही सजनवा विधानसभा में आपका आवास भी है, आवास है और जन्मभूमि है। तो हमने प्लान किया कि राजनीति में आने का लक्ष्य हमारा ये था कि हम व्यापक रोजगार लोगों को उपलब्ध करावें। तो हमने करीब सजनवा विधानसभा में 250 से अधिक गाँव में सेंटर बनाया और गाँव में ट्रेनिंग दिया। हमने एक श्री सदगुरु फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाया। अच्छा, कंपनी बनाया जी पहले। अच्छा। और उस कंपनी में फिर हम कौशल विकास, प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास के माध्यम से एक केंद्र गीडा में स्थापित किए। अच्छा। उसका इनाग्रेशन उस समय साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी, राज्य मंत्री। अच्छा। तो उनको हमने बुला करके यहाँ उनसे फीता कटवाया और मेरे यहाँ गांव पर आई वो। तो गोरखपुर में पहले ओडीओपी के तहत टेराकोटा, जो विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल टेराकोटा जिसका एक्सपोर्ट भी होता है, उसके साथ साथ रेडीमेड गारमेंट को शामिल कर लिया गया। पहले तो कोई रेडीमेड गारमेंट को जानता ही नहीं था। और शायद आप देख रहे हैं कि चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, बिल्कुल, और गोरखपुर क्या प्रदेश में इसको हर जगह इसको शामिल किया जाता है, इसको बुलाया जाता है। और मतलब कुल मिला के फाउंडर अध्यक्ष हैं आप। जी। तो अब इसको जो रेडीमेड गारमेंट का जो उद्योग है जी, इसको आप किस तरह से आप विस्तारित कर रहे हैं और कैसे लोगों को अब इसमें रोजगार से कैसे जोड़ रहे हैं जी, क्या है आपकी ये व्यवस्था, किस तरह से कार्य कर रही है, जरा इस पर हम लोग बात करें। चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एक संघर्ष करते करते सरकार ने भी सुना और आज गीडा में 25 एकड़ का गारमेंट पार्क बन रहा है। जिसमें करीब 10 फैक्ट्रियां गारमेंट की, वो जुलाई अगस्त तक रनिंग में आ जाएंगी। 2025। जी। तो रनिंग में आ जाएंगी। और चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोगों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार,
भारत सरकार का एमएसएमई डिपार्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्योग विभाग, इन्वेस्ट यूपी, उद्योग से संबंधित अन्य सारे विभाग को एक साथ सबसे कोलैबोरेट होकर के अपने को जुड़ करके उनके साथ अपने उद्यमियों को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए बैंक से, जिला प्रशासन से, गीडा से सहयोग प्रदान करा करके उनको उद्योग लगाने में मदद कर रहे हैं। और उद्यमियों को ओडीओपी के तहत 2 करोड़ तक का ऋण है। अच्छा, जिसमें आप समझ लीजिए कि उनको 25% सब्सिडी भी है। तो इसमें कोई भी लगा हाँ, सकता है? कोई भी इच्छुक हो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP एक स्कीम है, अच्छा, जिसके तहत 50 लाख तक का ऋण है। अच्छा, ग्रामीण महिलाओं को 35% सब्सिडी, अच्छा, दलित महिलाओं को या दलित युवक को 35% सब्सिडी। अच्छा, ये महिला और दलित लोगों को 35% सब्सिडी है ग्रामीण अंचल में अच्छा, अच्छा। उद्योग लगाने के लिए, और सामान्य वर्ग के लिए 25%। तो इसमें ये उद्योग जो है कौन लगा सकता है? जैसे मान लीजिए कि आप उनको कहीं प्रशिक्षित करते होंगे, जैसे मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट, जी 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 अगर कोई उद्यम लगाना चाहता है जी। तो इसके लिए कैसे उसको आप तैयार करते हैं? देखिए, यहाँ पर हम खुद जहाँ बैठे हुए हम लोग हैं, बैठ के बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम खुद ही लगभग 1000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग यहाँ दे चुके हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, पहले हम ऊपर पूरा ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए थे। अब तमाम लोगों को बैंक से फाइनेंस भी करवा करके तो ट्रेनिंग में मशीनों की ट्रेनिंग, हर चीज। बनाना जैसे कि सिखाते अब होंगे। इसमें रेडीमेड गारमेंट में है, कुछ लोग ऑपरेटर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑपरेटर से लेकर के अच्छा, सुपरवाइजर, मैनेजर, क्वालिटी चेकर, कटिंग मास्टर, अच्छा, प्रेसमैन, इस तरह से 20 ऐसे अच्छा, हाँ लेन है, जिसको सिखा करके और उसके बाद उद्यमी मालिक, फिर मार्केटिंग, फिर डिजाइनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम इसमें 50 तरह का जो है, आज तो गारमेंट का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है। बिल्कुल। अभी इसी को लेकर के हम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में हमारा उनसे MOU हुआ है। अच्छा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। हाँ, हम वहाँ पर MBA और वहाँ पर कॉमर्स के छात्रों को अच्छा, वहाँ पर बाकायदे सिस्टम लगा के ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग दे करके उनको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, उनको उद्यमी बनाएंगे। अच्छा, उसमें हम सिस्टम ये भी बनाने जा रहे हैं कि हम 50% वहाँ के बच्चों को लेंगे, 50% स्थानीय लोगों को लेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कराएंगे, क्योंकि दुनिया इस समय डिजिटल की तरफ भाग रही है। इसमें सहयोग करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ साथ जिला प्रशासन, अच्छा, इन्वेस्ट यूपी, MSME, ये सब हमारे साथ हैं। अपने पुराने साथी विजय किरणानंद जी जो यहाँ DM हुआ करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। वही आज इन्वेस्ट यूपी के CEO हैं। अच्छा, तो 3-4 दिन पहले एक नीति आयोग की बैठक हुई थी वहाँ पर लखनऊ में, तो हमको बुलाया गया था उसमें। अच्छा, अच्छा, तो हमारा इसी पे फोकस रहा, और 2 चीज़ें वहाँ पर, एक तो रेडीमेड गारमेंट और एक काला नमक जो विश्व प्रसिद्ध है, वो सिद्धार्थनगर में ही होता है। तो 2 उद्योग को वहाँ के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट में, अभी पिछले साल एक्सपोर्ट में 300 करोड़ का केवल काला नमक एक्सपोर्ट हुआ। अच्छा, सिद्धार्थनगर। जी जी जी। तो बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो हम उस यूनिवर्सिटी का उपयोग इस मामले में करना चाहते हैं। बिल्कुल, कि वहाँ पर से उद्यमी तैयार हो जी, वहाँ इंडस्ट्रिस्ट तैयार हों जी, और वह रोजगार सृजन का कार्य करें, रोजगार प्रदाता बना। जी जी जी। रोजगार प्रदाता। एक होता क्या है, एक उद्यमी तैयार होगा तो 100 लोगों को रोजगार देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि नौकरी करने वाला ने नौकरी देने वाला बना। तो उनके इस विजन को हम लोग सार्थक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे ODOP का जो एक कॉन्सेप्ट दिया, आज ODOP उत्तर प्रदेश को सफलता की ओर ले जा करके पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ODOP को हर डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया। और हमारे अर्थव्यवस्था जो हमारा $5 ट्रिलियन की तरफ हम
बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारा टारगेट है उसमें 60% योगदान ओडीओपी का। ऑडियो ये बहुत बड़ा, बहुत सफल जो है, अच्छी सोच ये मुख्यमंत्री जी की जी। हमारे जो है। तो उसी को हम लोग सफल बनाने अच्छा, के लिए। ये जो कार्य करते हैं आप, तो ये आप अपने चैम्बर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट के माध्यम से ही आप सारा कार्य करते हैं? ये देखिए, चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स उद्यमियों को यूनाइट करना, उनको ट्रेनिंग के लिए सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी। अच्छा, ये जो कार्य आप करते हैं ये सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी हाँ, के ट्रेनिंग का माध्यम से? पोर्शन जो है। अच्छा अच्छा। क्योंकि चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स यह उद्योग ये उद्यमियों लगाने, उद्यमियों उनकी सर्किल बनाने के लिए, लेकिन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए दो लोग मिलकर करते हैं, एक सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी और एक जो है श्री सदगुरु फैशन प्राइवेट लिमिटेड। यानी आप जो है उद्यमी तैयार करते हैं जी, और आप स्वयं जो है उनका तैयार किया हुआ माल आप मार्केट में भी जो है जी 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 प्रेषित करते हैं, मार्केट भी प्रदान करते हैं उनको जो है। अभी गोरखपुर में भी हम लोगों ने एक कार्य प्रारंभ किया, पूरे प्रदेश में पहला एक फैक्ट्री अच्छा, जिला जेल गोरखपुर में लगाई गई है, और वहाँ अभी तक कम से कम 50 ऐसे बंदी होंगे जिनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं। संत कबीर नगर जेल में भी प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसके बाद हम प्रयास करेंगे पूरे प्रदेश की जेलों में हर साल कम से कम 50,000 बंदियों को हम लोग प्रशिक्षण दे करके, बहुत सुंदर, उनको क्राइम से हटा करके। तो यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया है जेल में? खूब चल रहा है, जो हम मान के बैठे हैं, आप जो देख रहे हैं वही का बना। अच्छा, तो यहाँ कुर्ता पजामा खादी का हमने जेल में लोगों को खादी पहनाया, और खादी के प्रति भी मैं वहाँ जागरूक करता हूँ लोगों को। हमारी डीजी फायर से 2-3 बार मीटिंग हुई, तो उसी में डीजी फायर ने अपने उद्बोधन में बताया, अविनाश जी जो अभी रिटायर हो गए हैं, अच्छा अच्छा, कि अभी सरकार कंपलसरी कर चुकी है कि मॉल में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, कॉलेज में, इंडस्ट्री में अग्नि सुरक्षा अधिकारी सबको रखना अनिवार्य है। तो मेरे दिमाग में वो कौंधने लगा कि ये तो बहुत बड़ा रोजगार सृजन का अवसर, एक तरफ रोजगार सृजन, दूसरी तरफ सुरक्षा। तो मैंने एक उनको प्लान बना के दिया, क्यों ना हम लोग ट्रेनिंग करा करके यूथ को और इसके बारे में जागरूक करें और उनको रोजगार सृजन के लिए अवसर उपलब्ध कराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात रखी हमारे प्रपोजल को। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी भी सहमत हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी आप एक सप्ताह पहले देखे होंगे अखबारों में आके 2 लाख युवाओं को सीधा अच्छा रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो हमने इसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमारी संस्था ने ये किया है, सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से इसका EMO किया है। तो अब वहाँ आप लड़कों को जो है, हाँ, वहाँ पर हम जो है इस महीने के आखिरी में अच्छा हम लोग वहाँ प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी, ये तीनों संयुक्त प्रयास से एक बढ़िया ऑर्गेनाइज करके और लोगों को फायर की ट्रेनिंग देंगे। आने वाले समय में हर व्यक्ति को फायर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, आज मैं कह रहा हूँ इस साल 2 साल 3 साल के अंदर हर इंस्टीट्यूट में, हर विद्यालय में बच्चों से लेकर के, छोटे बच्चों से लेकर के ग्राम पंचायत में युवाओं को, सबको, क्योंकि शुरुआती दौर में जो आग लगती है उसको अगर 15 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया तो नियंत्रण में आ जाएगी। हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ फिर हम ग्राम पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग करा करके, और हम प्रयास करेंगे कि सरकार से भी कहेंगे कि हम कम से कम 1-2 ऐसे फायरमैन को गांव में ही रखा जाए, भले उनको मनरेगा के तहत भुगतान किया जाए, कि रेगुलर वह अपने गांव के लोगों को प्रशिक्षित भी करते रहें और एक सेना तैयार रहे कि हमारा आग बुझा सके। हमारा एक और MOU होने जा रहा है उत्तर प्रदेश शासन से, संभवतः इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। अच्छा, उसमें हम बेसिक शिक्षा को ले रहे हैं, बेसिक शिक्षा के 4 मंडल अच्छा शासन में गया हुआ है। 4 मंडल में हम बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनके बच्चों को अच्छा स्काउट और फायर
और योगा का प्रशिक्षण देंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप लोग जुड़ करके जो है जी बेहतर कार्य वही सदगुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान जो हमारा मूल, जिसका मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, तो चूंकि ये संस्थान बहुत व्यापक तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी एक एजुकेशनल थीम को डेवलप करने के लिए सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी तैयार किया गया, जिसका मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। और जो सारा कार्य जो सारा कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में स्वामी जी के आदेश से ये कार्य हो रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बिल्कुल। तो मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह जो हमको योनि मिलती है, मानव योनि क्यों मिलती है? क्योंकि ये आत्मा को उसमें विलीन कर देना है, उसे जोड़ देना है। क्योंकि वह अपने पिछले कर्मों की वजह से उसको विभिन्न तरह की योनियां मिल रही हैं। बिल्कुल। उस योनियों में भ्रमण कर रहा है, अन्य योनियों में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये प्रभु प्रसन्न होते हैं, कहते हैं अच्छा ये बहुत 84 लाख में मारडंडा खा लिया, अब इसको मानो योनि दो। मानो योनि इसलिए दो कि इसको बुद्धि आएगी, बुद्धि से समझेगा, समझ करके उसकी युक्ति इसको जो पता होगी, तब आकर के फिर हमारे में विलीन होगा। विहंगम योग के माध्यम से एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है जो हम घर में आराम से कर लेते हैं, करके अपना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों की पूर्ति दोनों उन्नत होती है। जी जी जी। इसीलिए जो है ना, योग को जो परिभाषित किया गया है, तो उसमें आया तो है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जी, कि चित्त की वृत्तियों पर जो नियंत्रण है वो योग है। तो विहंगम योग की साधना से हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा दायित्व क्या है, हम उस साधना को जानते हैं। तब जब हम अपने को स्थिर करेंगे तब हमें दिखेगा। तो इसमें इसीलिए उसमें बताया ना कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या पंचतय वृत्तियां। जी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। जी, इसी पर नियंत्रण करना होता है। और इसके बाद जब आप चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब अष्टांग योग की शुरुआत होती है। जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और समाधि की जो बात कही है। इसीलिए तो जो धर्म को परिभाषित किया गया, जब मनुस्मृति में आया कि धृत क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति ने इस परिभाषित किया धर्म को 10 प्रकार। जी। तो पातंजल जी ने अपने कहा कि हमारा यम और नियम जो है यही धर्म है। 5 चीज यम में उन्होंने बताया कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, और 5 ही चीज नियम में बताया कि शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो ये 10 को आप मिला लें और इसी का अनुपालन कर लीजिए तो आप श्रेष्ठ धार्मिक हैं। जी, धर्म का मतलब श्रेष्ठतम जो बेहतर कार्य है वही धर्म है। तो इससे आप समाज को सुदृढ़ कर रहे हैं विहंगम योग के माध्यम से। जी, यानी जो हमारी विरासत है, जी, जो हमारी प्राचीन विरासत है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको भी आप पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं और उसको रोजगार के साथ जोड़ दे रहे हैं। जी, कहा गया है ना कि भूखे भजन न हो गोपाला। बिल्कुल बिल्कुल। आज गांधी जी को आप देखिए, गांधी जी का कॉन्सेप्ट, उन्होंने ग्राम विकास पे जोर दिया, उन्होंने खादी पे जोर दिया कि गांव में घर में अगर महिलाएं चरखा काटेंगी, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट गांधी जी का था। हमारी माता जी 40 साल पहले की बता रहा हूँ बात, हमारे यहाँ अंबर चरखा हुआ करता था। बिल्कुल। और मिनी इंडस्ट्री, मुझे अब याद आता है कि मिनी इंडस्ट्री थी। माता जी हमारी सुबह 4 बजे उठ करके जाता भी चला लेती थी, जाता भी चलाती थी, और इसके बाद खाना भी बनाती थी और चरखा भी काटती थी। और उस समय हमारे यहाँ 10-15 हजार रुपया उस समय, अच्छा, इसके माध्यम से पूरी गृहस्थी चलती थी। हम यूथ को जब अपने साथ जोड़ेंगे, उस विजन से जोड़ेंगे, जब यूथ खड़ा होगा तब जा करके सृजन होगा। नहीं यह है युवाओं को। अच्छा शुक्ला जी, बहुत लंबी वार्ता हम लोगों ने किया और बड़ा सुंदर तरीके से जो है आपने जो है आपका जो कार्य करने की जो आपके अंदर एक संकल्प शक्ति थी कि आप जो है अपनी यात्रा एक सिविल इंजीनियर के रूप में आपने शुरू किया और वो फिल्म के क्षेत्र में आप गए। अब रेडीमेड गारमेंट का क्षेत्र जो है अब आप जो है उसको आपने स्वीकार किया है, उसके माध्यम से रोजगार सृजन कर रहे हैं और अध्यात्म के भी क्षेत्र में जो है आप बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो बड़ा एक सम्मिलित स्वरूप है एक मानव बनाने का,
जो सम्मिलित स्वरूप है वो सबको ले करके आप चल रहे हैं। तो चूँकि फिल्म से भी आपका जुड़ाव रहा, तो जो जीवन में अगर मैं आपकी हॉबी पर थोड़ा सा मैं अगर वो करूं, तो जो आपकी हॉबी रही, जो आपके शौक़ रहे, उसमें फिल्मी गाने, साहित्यिक कविताएं, लोकगीत, तो ये कितना आपके अंदर था रचा बसा? इस पर कभी आपने जो है आपके शौक़ में कभी ये सब चीज़ें भी शामिल थीं? ये हमारा जो विजन था वो सीधा सीधा स्क्रिप्ट राइटिंग का था। गायन सुनने का तो था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग हम कि किसको कहाँ एडजस्ट कर दिया जाए, कैसे स्क्रिप्ट को कहाँ मोड़ दिया जाए, इस सब में, और कैसे फिल्म को चला के रेवेन्यू क्रिएट किया जाए, क्योंकि रेवेन्यू सबसे मस्ट है। तो उसकी प्लानिंग कैसे बिल्कुल कैसे हम फिल्म को थिएटर में किस समय लगावें, कौन थिएटर प्रॉपर होगा, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, इस पर ज़्यादा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल ये हो जाता है फिल्मी दुनिया में। स्क्रिप्ट राइटिंग अपने आप में जो है जी भाई वही बेस्ट है ना। तो अगर हमने प्लानिंग किया, आप गाना भी तो लिखता है कोई ना? हाँ जी, गाने वाला भले ही कोई दूसरा हो, जी लिखता तो। और आपसे बता दें कि हमने सीखा इस फिल्म में कि अगर प्रॉपर तरीके से एक एक एंगल को ध्यान दिया जाए तो कोई फिल्म सफल हो सकती है। तो कोई ऐसी लाइन है, जैसे बहुत सी जीवन में व्यक्ति के कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो बड़ी प्रेरणा प्रदान करती हैं। बचपन में जब हम लोग कविता पढ़ते थे कि जैसे उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बड़ी प्रेरणाप्रद ये लाइनें होती थी। और कभी कभी तो कुछ ऐसी कविताएं होती थी जो बिल्कुल व्यक्ति के जीवन में बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका करती थी जो है। तो इस तरह की कोई लाइन जो आपको प्रेरित करती रही हो आपके जीवन में, कोई जरूर रही होगी, अब ख्याल हो या ना हो। और बचपन में हम कभी कभी गुनगुनाते थे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाए। बहुत सुंदर प्रार्थना। और सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। बहुत सुंदर। तो यह चीजें हमारे मन में होती थी। नहीं है प्रार्थना, इसीलिए ये कराई भी जाती जी। हमें लगता है कि लगभग सारे स्कूलों में जी ये चलता था। हाँ, बड़ा उससे एक एनर्जी होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और आप देखिए कि शुरू से मैं अपना जो राष्ट्रगीत है जनगण मन अधिनायक जी, इसको मैं कहीं भी किसी कार्यक्रम होता देखता हूँ, बहुत मुंह बंद किया रहता है, मेरे को याद नहीं रहता है। नहीं, लेकिन मैं जो है खुल के उसको गाता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए शुरू से ही। आज तक मुझे जो है असली राष्ट्रभक्ति यही सब है जी। हमें अपना राष्ट्रगान जो है जी याद होना चाहिए। कहीं भी अगर वो हमें गौरवान्वित करता है, हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं जी, अपने आप में बड़ी चीज है। तो ये सब चीजें हैं जीवन में, बहुत अभिलाषा है। अभी समाज का दर्पण है जी। हम तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक कविता मुझे बहुत प्रेरणा प्रदान करती है, जिसमें उन्होंने लिखा था, एक बूंद को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा था कि ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने जी में यही फिर लगी, दैव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। उठ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर हो रही अनमनी, एक सुंदर शिप का था मुंह खुला हुआ, उसी में जागिरी मोती बनी। उसमें आया कि वह लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर का अक्सर छोड़ना बूंद लो कुछ और ही देता है कर। उसी तरह से एक सुमित्रानंदन पंत की एक कविता, मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। सपने जाने कहाँ खो गए, धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, उसमें अभी साहित्य में जो है बाल कल्पना, ये चीजें जो है बड़ा वो करती हैं, एनर्जी देती हैं। और फिल्मों की भी लाइन जो है आप देख लीजिए, फिल्मों की लाइनें भले ही लोग न गाते हों, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी प्रेरणा प्रदान करती हैं। मैं तो अक्सर लोगों के इंटरव्यू में वो फिल्म की लाइन में कहता हूँ, एक फूल दो माली। ये फिल्म जब आई थी तो उसमें एक गाना था
कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, हाँ, बहुत तुझे प्यारा गाना। दीप कहूँ या जी, जी, तारा, जी, जी। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें आया था कि मैं कब से तड़फ रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले चाहे सारी दुनिया ले ले, तेरे संग संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा बड़ा राज। सुंदर गीत था ये। वो बलराज साहनी जो है, हाँ, आज तो भी जो है। उसी में है कि आज उंगली पकड़ के तेरी हाँ। तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो वाह, जाऊं, वाह। तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और उसकी जो आखिरी लाइन है, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो फिल्मों की जो लाइनें होती हैं उतना वो बहुत साधारण नहीं होती, वो बड़ी असाधारण होती हैं, और वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। जी, 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 जी। तो ये बड़ा चीज आपकी जो यात्रा रही है और जो अनवरत जारी है, ये एक सिविल इंजीनियर फिल्म लेखन के क्षेत्र में आता है, अखबार की दुनिया में आता है, अध्यात्म को वह अंगीकार किया हुआ है, और विकास के तमाम सारे सपने सजो करके वह राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो आपका एक सम्मिलित व्यक्तित्व है, जो बहुत सारे आयाम है जो आपके जीवन में, जो आपके व्यक्तित्व में, निश्चित रूप से ये आपको तो निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे। आपकी भौतिक प्रगति होगी, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, लेकिन संपूर्ण समाज को इससे दिशा मिलेगी। मेरा राजनीति में आने का यही एक उद्देश्य था। ये पवित्र उद्देश्य है, और ये उद्देश्य अगर है तो ये कभी कभी फलीभूत होगा। ये जो आप कार्य कर रहे हैं ना, देखिए, जो आपके अंदर जो संस्कार होते हैं वो कहीं न कहीं कभी न कभी बिल्कुल, बिल्कुल वो प्रस्फुटित होते हैं। तो जब आप राजनीति में आएंगे वो अवसर मिलेगा और इतना सम्मान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, प्रभु की कृपा ही है कि हम लोग वाइस चांसलर के साथ बैठते हैं। तो क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो बिल्कुल हताश हो जाते हैं जीवन में? बहुत सारी डिग्री लेकर के भी जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल हताश निराश होकर के जो है, तो क्या कहेंगे उनको, जो है कैसे प्रेरणा प्रदान करेंगे? देखिए, डिग्री लेना एक अलग विषय होता है। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। सरकारी नौकरी 2%, 3%, 4% लोगों को मिलेगी, ये सब जानते हैं। लेकिन यदि आप एक लक्ष्य बनाएंगे और लक्ष्य की दिशा में चलने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुतेरे लोग मिलेंगे। बिल्कुल। आपके साथी मिलेंगे, आपको सहयोगी मिलेंगे, और जीवन में कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा से छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा हो सकता है, केवल वह अपने लक्ष्य को एक दिशा में, उसके डायरेक्शन में चलने का प्रयास करेगा। तो निश्चित रूप से हमारे युवा साथी तो रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार वही तो देश के जो भविष्य हैं। आज हमने यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट किया? क्योंकि वहाँ यूथ हमको मिलेंगे, यूथ को हम अपनी बात रखेंगे, उनके अंदर उस बात को समायोजित करेंगे और उन्हें उद्योग जगत में ले जाएंगे, जिससे कि वह स्वयं कमाने वाले बनेंगे, उद्योग लगाएंगे, और साथ साथ वह लोगों को रोजगार भी प्रदान करेंगे। तो समय बहुत अनुकूल है। आज आपको सीखने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है। बस केवल आपको सही दिशा पकड़नी है, एक लक्ष्य बनाना है जीवन में। उस लक्ष्य को साधने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे लोग जीवन में मिलेंगे। सतत सक्रियता बनाए रखने की जरूरत जी। तो बड़ा सुंदर तरीके से दर्शकों, आपने देखा कि रमाशंकर शुक्ला जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त को रखा, और जो आपकी बेहतर सोच है और जो कार्य आप कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को संपूर्ण रूपरेखा हमारे माध्यम से आप तक रखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इनके कार्यों से, इनके बातों से आपको प्रेरणा मिलेगी, और आप भी अपने आप को एक बेहतर नागरिक बनाने में अब इनसे
इनसे प्रेरित होकर के आप भी एक बेहतर नागरिक बनने का अवसर प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार किसी और शख्सियत के साथ ऐसे ही मुलाकात होगी। शुक्ला जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने बताई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जो है इतना समय दिया और हमारे विचारों को, हमारे छोटे से योजनाओं को, प्रोजेक्ट्स को, हमारे सम्मानित, हमारे प्रिय यथोचित जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, बिल्कुल सब तक पहुंचाने का, उनको प्रेरणा भरने का, उनके अंदर ऊर्जा पैदा करने का जो आपने अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और अपने सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। फिर हम कभी आपसे, आपके माध्यम से नए योजनाओं के साथ मिलते रहेंगे और आप जो है हमसे संबंधित कुछ भी आपको जानकारी चाहिएगी तो डायरेक्ट आप हमारे मोबाइल नंबर पे है ही है। हाँ, चैनल के माध्यम से आप मोबाइल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी योजना के बारे में, उद्योग लगाने के बारे में, रोजगार सृजन के बारे में आप निश्चिंत होकर के आप प्रयास करिए। हम आपके साथ हर मोर्चे पर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।